हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में नाइन्थ का जब हम पढ़ रहे थे तो नाइन्थ का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी, उसका हमने फीचर्स को डिस्कस करा था। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है, कौन कौन सी टाइप्स हैं डेमोक्रेसी की। और कोशिश ये करेंगे कि अगेन आपको इस तरीके से बताएं कि आप इन चीज़ों को दोबारा कहीं कभी भूल नहीं पाए। हम स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो की तरफ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। पर उससे पहले बेटा, मैं आपको लोगों को एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर आने का मेरा जो रीज़न था वो बस ये था कि यूट्यूब पर जाकर मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊं जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल्स में या ट्यूशन्स में, इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ जाकर पढ़ नहीं पा रहे हैं, या वो बच्चे जो जा भी रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में और स्कूल्स में बट उनको वहाँ समझ नहीं आ रहा, और वो कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पर उनको पढ़ाया जाए और उनको समझ आ जाए, है ना। तो हम यही कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको जो कहीं और समझ नहीं आ रही है चीज़, वो यहाँ पर समझ आ जाए। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा बातों करने में। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी की टाइप की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बताया जाता है कि दो मेन टाइप्स हैं आपकी डेमोक्रेसी की। कौन कौन सी बात मेन टाइप्स हैं? दो बेटा, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ, दो मेन टाइप्स हैं आपकी डेमोक्रेसी की। कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं? एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब हमने देखेंगे यहाँ पर कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, पर उससे पहले थोड़ी सी इसकी कुछ हिस्ट्री है, इसको हम जान लेते हैं। क्या ये बोलते हैं कि एंशियंट ग्रीक के बारे में जब हम बात करते हैं, जब पुराने ग्रीक के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रीस में जो एथेंस था, जो जो एक जगह थी वहाँ पर ग्रीस में होती थी एथेंस, एक्चुअली उसको कैपिटल की तरह पे माना जाता है। तो एथेंस जो था उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि वहाँ पर जो एडल्ट मेल सिटीजन्स थे ना, वो क्या करते थे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे कि इन डिस्कशंस में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। ठीक, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि उस सोसाइटी में कोई भी डिसीजन अगर उनको लेना होता था तो वहाँ पर डिसीजन कैसे होता था? वो डिसीजन होने का तरीका ये होता था कि मेल सिटीजन्स जो होते थे, एडल्ट मेल सिटीजन्स, वो लोग क्या करते थे, वो एक डिस्कशन को अरेंज करते थे और डिस्कशन में क्या करते थे, डिसीजन मेकिंग होती थी और उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। ये लोग कौन? एडल्ट मेल सिटीजन्स। बट वहीं पर जो वीमेन थी, स्लेव्स थे और फॉरेनर्स थे, इनको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता था। यानी कि इनको उस डिस्कशन में जो था इन्वॉल्व नहीं किया कराया जाता था, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। ठीक है, कि मतलब इसको इस तरह समझिए कि कोई डिस्कशन हो रही है जहाँ पर कोई फैसला लेना है ना, कोई भी फैसला लेना है, ABC कुछ भी, कोई डिस्कशन हो रही, कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने बोला कि शाम को बैठक करेंगे, वहाँ पे बैठ के सब डिस्कस करेंगे और वहाँ फिर एक फाइनल डिसीजन ले लेंगे, हम फैसला ले लेंगे। अब वहाँ पर मेल एडल्ट्स जो थे, सिटीजन्स तो थे, उनको तो इन्वॉल्व कर दिया, उनको बुला लिया गया वहाँ पे, पर वहीं पर औरतों को, स्लेव्स को और फॉरेनर्स को जो था उनको राइट नहीं दिया गया। ठीक है, अब कहते हैं कि बट इन मैनी वास्ट मॉडर्न कंट्रीज, ठीक है, अब क्या बहुत सारी जो मॉडर्न कंट्रीज़ की बात इन्होंने की है, वहाँ पे क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि आज के टाइम की अगर हम बात करें, ये तो होगी पुराने पुराने टाइम की बात की, पुराने टाइम पर, एशियन टाइम में क्या हो रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना।
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे हम ऐसा अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते कि लोगों को सबको वहाँ पे अरेंज करें, किसी जगह बैठक बिठाएं लोगों की और बोलें कि नहीं आप यहाँ बैठ के आप क्या करो, डिस्कशन करो। एग्जांपल के तौर पे हम देखिए, हम बात करते हैं कि इंडिया की बात करें ना, इंडिया में अगर कोई चीज़ में फॉर एग्जांपल फैसला करना है तो पूरी पॉपुलेशन को तो छोड़ दो, अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि आप 50-60 हज़ार लोगों को भी एक जगह पर इकट्ठा करो और वहाँ पे उनको बोलो कि वो उस चीज़ पर वो फैसला करें, तो वो पॉसिबल होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप 50-60 हज़ार लोगों को कहाँ बुलाओगे? और फॉर एग्जांपल आपने बुला भी लिया, कोई स्टेडियम आपने बुक कर लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया बुक आपने, ठीक है, गुजरात में, वहाँ पे आपने बुला भी लिया। अब आप वहाँ पे बैठे हो और आप डिस्कशन कर रहे हो, आप हर एक बंदे को इन्वॉल्व कर पाओगे उसमें? नहीं कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश आ रही है ना? वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे हर एक जो इंसान जो वहाँ बैठा होगा वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। वो अपनी जो उसकी कोई से होगी, उसकी कोई उसका कोई एडवाइस होगी, वो दे ही नहीं पाएगा, है ना? अब 50 हज़ार में से आप 50 हज़ार लोगों को तो आप हर किसी से पूछ नहीं सकते हो ना पास जाकर, तो वो पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी कंट्री में। ये वहीं पे पॉसिबल है जहाँ छोटी-छोटी कंट्री जो होती है ना, वहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है? अब बात आगे करते हैं, कहते हैं कि और क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पे? और दिक्कत ये हो सकती है कि अब डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन पे इन्वॉल्व होते हैं ना। कोई इंसान है वो बिजनेस कर रहा है, कोई इंसान जॉब कर रहा है, कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर में है, कोई इंसान जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कोई इंसान बैंक्स में है। तो अब क्या है, उन सब का जो टाइमिंग रहता है वो अलग अलग रहता है। अब एक ही टाइम पे आप उन सबको वहाँ बुलाओगे और बार बार आपको कभी एक डिसीजन लेना है, उसके लिए उनको बुलाना है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपको 5 साल में एक बार बुलाना है। अब आपको कोई भी डिसीजन लेना है, उसको उनको बुलाना पड़ेगा। तो बार बार आप उनको एक टाइम पर आप नहीं बुला पाओगे, है ना? एक ही टाइम पर वो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट जो है नेचर है जॉब का, तो वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है? वो एक मुश्किल आ गई। दूसरा क्या है, और क्या चीज़ बताई इन्होंने बोला सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैड टू बी डेवलप्ड सो दैट देयर कुड बी अ पॉपुलर गवर्नमेंट, ठीक है? पॉपुलर गवर्नमेंट हो। इन दिस सिस्टम पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स who make the law who make the laws and supervise the functions of the government। तो यहाँ पर वही बताया कि इसीलिए क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया गया है, इसीलिए जो हमने ऊपर इश्यूज़ की बात की है, जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की है, इन्हीं के साथ डील करने के लिए, मतलब ये ताकि ये इशू नहीं हो, इसलिए एक सिस्टम बनाया गया जहाँ पर क्या किया गया कि पॉपुलर गवर्नमेंट को जो है वो बनाया गया, है ना? मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया। पॉपुलर गवर्नमेंट क्या होगी? पॉपुलर गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? पॉपुलर गवर्नमेंट होती है जिसको लोग जो है चुनकर भेजते हैं, ठीक है? जो मेजॉरिटी जो होती है लोगों की, मेजॉरिटी जो होती है वो जो उनको अपनी चॉइस से चुनकर भेजते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोला कि एक रिप्रेजेंटेशन, द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैड टू बी डेवलप्ड सो दैट देयर कुड बी ए पॉपुलर गवर्नमेंट हो, जो लोगों की मनपसंद गवर्नमेंट हो, लोग जिसको इलेक्ट करके भेजें, ऐसे सिस्टम हो, है ना? वहाँ पे क्या हो, लोग ऐसे इलेक्ट करके जाएं जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करें इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको वहाँ पर इलेक्ट करके भेजा है, और वो सुपरवाइज कर उनके लिए, मतलब उनके बिहाफ पर ही वो फैसले लें, लॉज बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं, जो भी करें वो किनके बिहाफ पर करें? उन लोगों के बिहाफ पर करें जिन लोगों ने इनको इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है? अब इसके आगे बात करते हैं, और क्या है? सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? इज़ इट स्टिल अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? मतलब कि अब डिफरेंस क्या है इसमें? आप अगर किसी को रिप्रेजेंटेटिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे डाउट क्या आ रहा है? डाउट ये आ रहा है कि कुछ लोगों को ये डाउट हुआ कि वो सिस्टम जहाँ पे आप अपने बिहाफ पर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो, तो वो क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा? मतलब अपनी एसेंस में, ट्रू जो अगर सेंस में देखा जाएगा, तो क्या वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है? तो कुछ लोगों को ये डाउट हुआ, तो यहाँ बोला यस इट इज़, हाँ है। क्यों है? देखते हैं क्यों है। बिकॉज इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल आर द सुप्रीम अथॉरिटी। क्यों?
अगर आपको ये बोलेगा कोई कि भाई आप हमें बताओ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वही एक एक्चुअल में जो हम मानेंगे उसको कि वो जो एक एक्चुअली डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वही एक्चुअल में एक ट्रू जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो हम उसको नहीं मानते हैं। तो आपने उनको बताना है कि एक्चुअल में सुप्रीम अथॉरिटी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी वो तो लोग ही होते हैं, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग ही चूज़ करते हैं देयर गवर्नमेंट। कैसे? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन के होते हैं ना, इलेक्शंस में इलेक्ट करते हैं वो लोग। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसको भेजते हैं। तो इलेक्ट करने वाले कौन हुए? चुनने वाले कौन हुए? लोग हुए। तो मेन पावर किनके हाथों में है? अब अगली बार अगर वो हो सकता है उसको हरा दें, तो पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है ना। इसलिए जो है ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, ये ट्रू एसेंस में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइजेज पावर ऑन द पीपल्स बिहाफ। ये तो हमने बात कर दी कि वो लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं ना। दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। मतलब कि वो पावर में रहते हैं। कौन पावर में रहते हैं? ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, जिनको इन लोगों ने जिता कर भेजा, वो पावर में तभी तक रहेंगे जब तक लोग उनको पसंद करेंगे। एक बार ही लोगों को उन पर से भरोसा उठ गया तो वो क्या करेंगे? नेक्स्ट इलेक्शंस में इनको वोट नहीं डालेंगे और ये हार जाएंगे। तो पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में, है ना। एंड कैन बी रिमूव थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस। तो वही जो मैंने कहा कि उनको हटाया जा सकता है। अब उसके बाद क्या, बस उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि इलेक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक होने चाहिए, है ना। रेगुलर कॉन्टिन्यूस जो इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं हम सम क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं उनके ये कहना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। जो हमने पहले अभी बात करी थी वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। वही जो हमने कहा कि एक हैंडफुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीक फॉर द इंटरेस्ट एंड पर्सनल व्यूज ऑफ कंट्रीज सिटीजन्स। तो मतलब वही ये बात यहाँ पे रिपीट हो रही है जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर ली है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। अब इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए। उन्होंने कहा कि कंसीडर कीजिए कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है 3000 है। इन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि आप बड़ी तारीफ कर रहे हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की और आप बड़ा जो है नीचा दिखा रहे हो किसको? रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसको। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को आप बोल रहे हो कि ये क्या है? ये अच्छी नहीं है। ठीक है, ये इसको डिग्रेड कर रहे हो आप। और आप अपग्रेड किसको कर रहे हो? आप अपहेल्ड किसको कर रहे हो? सॉरी, अपहेल्ड किसको कर रहे हो? आप कर रहे हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कह रहे हो आप बहुत अच्छी है, बेस्ट है, ठीक है। और आप इसको कह रहे हो कि नहीं ये तो है ऐसी है, बेकार है। कौन सी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं कि हम आपको प्रूफ करते हैं कि आप जो बड़ा उछल रहे हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे, इसको हम आपकी इसकी असलियत भी बताते हैं। कहते हैं ठीक है, आप मान लो कि एक कोई कंट्री है जहाँ पे 3000 लोगों की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है जी, पॉपुलेशन भी कम है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो सक्सेसफुल हो सकता है ये। ठीक है, तो अब कहते हैं कि आपको लगता है कि अब कोई वहाँ डिस्कशन होगी तो वो 3000 के 3000 लोग जो हैं बीच में इन्वॉल्व होंगे, वो अपने जो एडवाइस है वो देंगे, वो अपना पूरी कंट्रीब्यूशन देंगे। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ठीक है, और द व्यूज़ ऑफ ऑल 3000 पीपल टेकन इनटू कंसिडरेशन। कि अगर चलो अगर मान लो कि वो दे भी रहे हैं, किसी तरीके से उन्होंने दे भी दिया, तो आपको लगता है कि उन सब 3000 लोगों की जो एडवाइसेस होंगी या उनके व्यूज़ जो होंगे उसको उसको कंसीडर किया जा सकता है? आप मुझे बताओ। यहाँ पर अगर 5 लोग एक अलग-अलग ओपिनियन के बैठे हो ना, तो उनको 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 एक मत करना, उनके किसी डिसीज़न को फाइनलाइज़ करना, उनके बीच में आपस में सुलह करवाना ना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 5 लोग भी बैठे हों, तो उनको भी मनाना एक मतलब एग्रीड डिसीजन हो, जहाँ पर वो सब जो कर एग्री कर जाए, एक फाइनल डिसीजन हो जहाँ पर वो सब की जो बोले कि हाँ ठीक है हमारे को मंजूर है। उन 5 लोगों को मनाना भी बहुत मुश्किल होता है। और आप यहाँ बात कर रहे हो कि 3000 लोगों को आप एक डिसीजन पे मनाओगे, ये पॉसिबल है? ठीक है, अगर वो कोई एडवाइस भी दे रहे हैं, उनका कोई व्यू भी है, तो आप उन 3000 लोगों को कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो या किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना।
हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जिसका एक का ओपिनियन बिल्कुल दूसरे वाले से डिफरेंट हो और दूसरे का ओपिनियन जो है पहले वाले से डिफरेंट हो, तो वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे जो है मात खा जाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप नहीं कर पाओगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं द असेंबली वुड नेवर हैव द टाइम टू सॉल्व एनी इशू इन दिस वे। ऐसे नहीं कर पाओगे सॉल्व आप कोई भी इशू, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। एक ऐसा डिसीजन आप कभी भी जो है नहीं बना पाओगे जिस पर वो सब जो है उनकी सहमति हो। उन सब के जो ओपिनियंस होंगे ना वो ऑलमोस्ट 3000, यहाँ पर मैंने वही आपको बताया ना, 5-10 लोग हों उनको एक फाइनल डिसीजन पे लाना, एक जो सिमिलर डिसीजन हो उन सब में हो कि एक सिमिलर कोई उसका उनका डिसीजन लेना हो, उसके लिए उनको मनाना मुश्किल हो गया होता है। और यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि 3000 लोगों को किसी एक सिमिलर डिसीजन में लाना, एक मत में लाना पॉसिबल हो सकता है? वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि इवन इन सच अ डेमोक्रेसी ओनली अ फ्यू स्पीक। कुछ ही लोग बोलेंगे, 3000 में से कुछ ही लोग बोलेंगे। आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है और आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल की है आपको बोलती है कि आप अपने कुछ ना रिप्रेजेंटेटिव भेजो हमारे पास। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि पूरा स्कूल आपका, आपके जो सब स्टूडेंट्स हैं आप इन्वॉल्व हो रहे हो, बट वहाँ पर भी आप कुछ ही लोगों को आगे भेजोगे बात करने के लिए, है ना। सब तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब 3000 में से कुछ लोग ही बात करने के लिए आगे रहेंगे, ठीक है। दीज फ्यू आर चूजन बाई दी पीपल। जो मैंने कहा कि वो लोग ही उनको, जो कुछ लोग होंगे उनको चूज़ करके भेजेंगे, ठीक है। और रेस्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, उनको सुनेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, दस द इशू आर सॉल्व। इस तरीके से जो होगा इशू को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप बोलोगे कि 3000 के 3000 डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर सॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है भाई साहब। यहाँ पर भी ये लोग कुछ लोगों को जो है सिलेक्ट करके आगे भेजेंगे और वो लोग जो होंगे इनके बिहाफ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे और ये बाकी लोग जो होंगे इनको सुनेंगे, ठीक है। बाकी लोग जो होंगे उन जो कुछ लोगों को सिलेक्ट किया हुआ उनको सुनेंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अ मीटिंग वेयर एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू स्पीक। जहाँ पर सब बोल सकें, ऐसे पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। द रिजल्ट, ऐसे केस में क्या होगा, क्योस होगा, है ना। कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से चिल्ला रहा है, कोई पीछे से चिल्ला रहा है, कोई आगे से चिल्ला रहा है, तो किसी की बात तो समझ ही नहीं आनी, क्योस हो जाना है वहाँ पर। ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस इन अ डेमोक्रेसी वी फ्रेम रूल्स, ठीक है, विच गिव एवरी सिटीजन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कहते हैं कि आप बड़ा इसकी तारीफ कर रहे हो कि ये बहुत डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही सही है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सही नहीं है। बट हमने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो बनाई है, इसको यही प्रॉब्लम जो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी में फेस करने को मिलेगी, इसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बनाया, जिसमें हमने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं जिससे क्या होगा कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करोगे, चूज़ करोगे और उसको आगे भेजोगे, है ना। और वो आपके बिहाफ पर क्या करेगा, वो आपके बिहाफ पर क्या करेगा, कोई डिसीजंस लेगा, ठीक है। किसके बिहाफ पर, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो जीतेगा वो मेजॉरिटी लोग जो होंगे वो जब उनके वोट्स मेजॉरिटी में होंगे, है ना। जो लोगों की जब किसी मतलब कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव जीतता कैसे है, जब उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो मेजॉरिटी में जब उसको वोट मिले होंगे तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होगी ना, तो उनके बिहाफ पर वो डिसीजन लेगा। दस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इसको इसीलिए बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्यों बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, क्योंकि देखिए एक बात को याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है आपको कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है, तो यही होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इसीलिए इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या करें, ऑल सिटीजन वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। सब सिटीजन्स जो वोट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रही है ना उनकी, तो इसलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे जब हम जाते हैं
आगे जब हम जाते हैं तो अब यहाँ पे खैर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमारे को पता चल गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। यहाँ पे हमारे को पता चल गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हमारे को पता चल गया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, उनको हमने असलियत दिखाई और हमने बताया कि इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं। इसको हमने एक्चुअल में इसी के जो ड्रॉबैक्स थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उनको दूर करने के लिए हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है। ठीक है ना, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अगर आपको बीच में कुछ डाउट भी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरी वीडियो को वापस आप रिपीट पे लगा के भी सुन सकते हो। अब आगे बात करते हैं। आगे बात होती है भाई साहब, एक सेकेंड, आगे बात होती है यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम इन अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स कौन कौन से दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो टाइप्स तो हमने देख ली, डायरेक्ट होगी और इनडायरेक्ट होगी, बट कौन कौन से एक्चुअल में सिस्टम हैं दुनिया में जो डेमोक्रेसी के एग्जिस्ट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स कौन कौन से दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं कि मोस्ट डेमोक्रेसी टुडे फॉलो द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं ना, मोस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेसीज़ हैं, है ना, वो कौन सी सिस्टम को अपना रही हैं, वो अपना रही हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। समझने की बात आई मेरी, मतलब बस बात समझिए। अभी हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो उन्होंने वही बोला है कि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ फेवर कर रही है ना डेमोक्रेसी को, जो जिन्होंने अपनाया हुआ है, जो जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी जो है उसको फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पर कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और क्या कौन सी है, इन विच सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने देख लिया, टू गवर्न देयर ऑन देयर बिहाफ, ये भी देख लिया। हाउएवर डेमोक्रेसीज डू नॉट फंक्शन इन द सेम वे एवरीवेयर। कह रहे हैं कि हालांकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने अपनाया है ना। मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दुनिया की, उन्होंने अपनाया जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। पर फिर भी अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी अलग अलग जो तरीके हैं उसको सिस्टम है ना। अब वहाँ पर कोई कंट्री इसका अलग सिस्टम को अपनाया हुआ है, कोई कंट्री ने किसी अलग सिस्टम को अपनाया हुआ है, तो अलग अलग है। अब यहाँ पे कहते हैं देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब पहली फॉर्म कौन सी है, पहली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में है। ठीक है, अब क्या होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेटा होती है कि एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव वो अपनी पावर जो है, जो अथॉरिटी है, वो कहाँ से ड्राइव करते हैं, वो करते हैं फ्रॉम लेजिस्लेचर। मतलब उनकी जो अथॉरिटी होती है ना, उनकी जो काम करने की पावर है, उनको मिलती है लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर कौन हो गए, लेजिस्लेचर हो गए जो लॉज बनाते हैं ना, जो लॉज बनाते हैं, सॉरी, जो लॉज बनाएंगे। और एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो एग्जीक्यूट करेंगे किसको, लॉज को, जो किसने बनाए, लेजिस्लेचर ने बनाए। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो अपने जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, है ना, जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं, वो अपनी अथॉरिटी ड्राइव करते हैं लेजिस्लेचर से। अब अगर आपको इसमें अभी तक कुछ डाउट है तो हम इसको आगे फिर से डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि एक तो अपनी अथॉरिटी वहाँ से ड्राइव करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, उनके वो अकाउंटेबल रहते हैं, किसको अकाउंटेबल रहते हैं, लेजिस्लेचर को। मतलब कि जवाबदेही जो है उनकी वो रहती है लेजिस्लेचर को। कोई भी काम करेंगे तो ये जो लेजिस्लेचर है इनसे कभी भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, तो ये आंसरेबल रहते हैं इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहते हैं कि द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब ये जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। समझ आ रही कैसे, ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे कैसे। बस अभी के लिए आपको दिमाग में इतना रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आल्सो कौन क्या होते हैं, मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के।
जो लोग लॉ बना रहे होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव भी उसी का पार्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अच्छा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, ऊपर चले गए हम, हाँ यहाँ देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि ये है एक सिस्टम, जहाँ मतलब एक जगह है जो जिसको हम बोलेंगे लेजिस्लेचर। अब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो होंगे यहाँ। तो एग्जीक्यूटिव हालांकि यहाँ पे अलग अलग है, एक ग्रुप है, बट वो पार्ट इसी का है, इसी के अंडर आ रहे हैं, किसके, लेजिस्लेचर के अंडर आ रहे हैं। समझे मेरी बात? तो इसी के अंदर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं ये हम सब कुछ आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना दिमाग में रखिए। फिर आगे कहते हैं द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट यूजली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर होता है ना। हमारी कंट्री में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इज चूजन फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी, जो पार्टी मेजोरिटी की होगी उसी से जीता जाएगा। जैसे कि अभी बीजेपी से जो है नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। तो वो जो बीजेपी है वो मेजोरिटी की है। और अगर इन केस मेजोरिटी नहीं आती है तो वहाँ कोलिशन होती है। जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ पर क्या होता है, कोलिशन से डिस्कस किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। जो लार्जेस्ट पार्टी होती है आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और वो अपना एक कोई भी कैंडिडेट उठा के उसको हम वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। बट जब एक पार्टी को फुली मेजॉरिटी मिल गई होती है और पार्टी जो होती है वो सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो वो क्या करती है, अपने लीडर को जो है, अपना जो प्राइम कैंडिडेट है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे भेजती है, ठीक है। आप कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो होता है बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? वो होता है कि जो भी आपकी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी आपकी गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए बेटा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट बनेगी वो कुछ ना मिनिस्टर्स बनाएगी, अपनी मिनिस्ट्री सेट करेगी। हर डिपार्टमेंट के हर जो मिनिस्ट्री होगी उसके अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे ना। हर मिनिस्ट्री के जो अलग अलग मिनिस्टर होंगे वो पार्टी जो होगी वो चुनेगी, जो पार्टी आपकी मेजोरिटी में आई होगी, है ना। या जो पार्टी कोलिशन पार्टी जीती होगी, जो कोलिशन जीती होगी, उस कोलिशन से जो अलग अलग जो मेंबर्स होंगे उसके जो जीते होंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, मिनिस्ट्री दी जाएगी और वो उस मिनिस्ट्री को हेड करेंगे। उन सब को मिला के एक, इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उन सब मिनिस्टर्स की जो एक काउंसिल होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस की अलग मिनिस्ट्री होती है, आपकी हेल्थ की अलग होगी, तो इन सब के जो मिनिस्टर्स होंगे ना, इनको बोला जाएगा इकट्ठा करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि क्या करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब एग्जीक्यूट करना। किसकी जिम्मेदारी होती है? वो होती है प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी, ठीक है। अब आगे कहते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर जो लोग क्या बंद करते हैं, जो कानून, जो लॉज बनाते हैं ना, हमारे जो भी लॉज वगैरह बनाने वाले हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली, ठीक है। कलेक्टिवली मतलब अगर एक भी कोई गलती करेगा तो वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गलती मानी जाएगी। अच्छा, ठीक समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल किसी एक मिनिस्टर ने कोई गलती कर दी है तो वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गलती मानी जाएगी। तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है। विच मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और इसी वजह से क्या होता है, सबको डर होता है, वो अकाउंटेबल होती है, गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल होती है अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। अब इंडिया हैज़ अ बाई कैमरियल लेजिस्लेचर। इंडिया का बाई कैमरियल लेजिस्लेचर है। अब बेटा यहाँ पे आपको डाउट होगा, बाई अगर समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। बाई कैमरियल सिस्टम क्या होता है, क्या बाई कैमरियल सिस्टम क्या होता है, या बाई कैमरियल लेजिस्लेचर क्या होता है? बाई कैमरियल का क्या होता है, यहाँ पर दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। हाउसेज जो होते हैं वो दो होते हैं, टू हाउसेज होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक है। अब यहीं पर ना स्टेट्स की जब हम बात करते हैं,
स्टेट्स में भी ये 2 हाउसेस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई स्टेट भी बाईकैमरल हो सकती है, बाईकैमरल हो सकती है और या फिर बाईकैमरल नहीं हो सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की हम बात करें, J&K की बात करें, J&K जो था यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ना मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे जम्मू J&K की हम बात करें, J&K जो था पहले ये बाईकैमरल था, अब क्या है, अब ये बाईकैमरल अब नहीं है। ठीक है, अब नहीं है। पहले क्या था, मतलब इसका क्या वो बाईकैमरल था, मतलब ये पहले यहाँ पर जो था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। ठीक है, अब जो काउंसिल है उसको हटा दिया गया है, अब यहाँ पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेटा MLAs। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, MLCs। ठीक है, तो अब इसको हटा दिया है J&K से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए, क्लियरिटी हो जाए इसकी। तो बाईकैमरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बाईकैमरल सिस्टम हो गया 2 हाउसेस होना। तो अब ये बता रहे हैं कि इंडिया में जो है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, कौन कौन किस किस को मिला के, लोकसभा को और राज्यसभा को मिला के 2 हाउसेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया, इन आवर कंट्री द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर can continue working as long as they have the confidence of the लोक सभा। ठीक है, जिस दिन आपका जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास हुआ लोकसभा से, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, आपके हायर क्लासेस में होगा, बस अभी के लिए शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। एक समझ लीजिए, एक तरह का एक बिल समझ लीजिए, एक लेटर समझ लीजिए जहाँ पे वो बोलेंगे कि अब जो है ये जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, ये इसके पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन वो पास हुआ बेटा, उस दिन क्या होगा, उस दिन वो गवर्नमेंट जो होगी वो गिर जाएगी। ठीक है, उस दिन वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इसलिए इनका जो होता है, जो ये तभी तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक जो लोकसभा में इनकी ये अपना कॉन्फिडेंस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन इनका कॉन्फिडेंस गया उस दिन क्या होगा, ये वर्क जो है वो नहीं कर पाएंगे। कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी होता है, मतलब पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिटीजन इलेक्ट क्या करेंगे, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, कौन इलेक्ट करेगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को, लोग करेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर मतलब जो MP, जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या आपके लोग अपने असेंबली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, इनको कौन इलेक्ट करेंगे, लोग इलेक्ट करेंगे। तो अब इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो क्या होगा, बिकम दी मिनिस्टर्स। अब यही लोगों में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, और मिनिस्टर कौन होंगे, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो आपके एग्जीक्यूटिव होंगे वो मिनिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स होते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ को। ठीक है, अब कहते हैं इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप। किस पे रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। जो एग्जीक्यूटिव होंगे और लेजिस्लेटिव होंगे, इनका बीच में आप एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है, जो मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर के बीच से ही एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ठीक है, विद द एग्जीक्यूटिव बीइंग डिपेंडेंट ऑन दी कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो हमने देख लिया कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे कहता है इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होगा, इज़ द फॉर्मल और नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, ये जो प्रेसिडेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs के लिए। तो जो प्रेसिडेंट होता है, हम यूजली बोलते हैं कि इसकी क्या पावर है ना, हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है। यहाँ पे ये वही बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट इज़ दी फॉर्मल और नॉमिनल, सिर्फ नाम के लिए, या फॉर्मल खाली मतलब फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मेरी बात समझिएगा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इसके पास कोई पावर नहीं होती है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए मेन पावर जो होती है वो किसके पास होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही क्या होता है, रियल हेड होता है गवर्नमेंट का। ये जो होती है नॉमिनल, नाम के लिए हेड होते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। पर हेड मेन जो है, एक्चुअल में जो है वो रियल हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर किसको करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए। कौन से सिस्टम है, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी ना। तो यहाँ पे मेन हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है।
मेन हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड होता है। और इसके बाद क्या आता है? मैनेजिंग डे टू डे जो वर्क होता है, काम होते हैं हमारे, कौन देखता है? वो प्राइम मिनिस्टर ही देखता है कंट्री के, ठीक है। कंट्री विद पार्लियामेंट्री सिस्टम इंक्लूड इंडिया, यूनाइटेड। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर? एक इन्होंने इंडिया की बात की, यूनाइटेड किंगडम की बात की, जर्मनी की बात की, जापान की बात की, कनाडा की बात की। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिन जिन कंट्रीज़ में, वो उनकी एग्जांपल दी है, ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। आगे हम जब जाते हैं तो आगे हम देखते हैं अब कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है। तो बेटा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ये होती है कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब, सेपरेशन ऑफ पावर होता है बेटा आपके जो तीन जो ऑर्गन्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, कौन कौन से? आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनमें पावर्स जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सेपरेट होती है ना। क्या होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर? वहाँ पे हमने क्या देखा था? वहाँ पे हमने पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा था, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर पे, है ना। वो डिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी अथॉरिटी वहाँ से ड्राइव कर रहे होते हैं, वो उनको अकाउंटेबल होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? पावर जो होती है सेपरेट होती है। कोई किसी के जो है अधीन नहीं है, कोई किसी को आंसरेबल नहीं है, कोई किसी से अथॉरिटी नहीं निकाल रहा है। यहाँ पे सबकी पावर अपनी अपनी है, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द क्या? ऑफ द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है उससे क्या होते हैं? जो इंडिपेंडेंट होते हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब उसके बाद कह रहे हैं इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज आल्सो द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हमने देखा था पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि प्रेसिडेंट क्या था? क्या सिर्फ नॉमिनल हेड था, है ना। स्टेट हेड ऑफ द स्टेट था, मतलब जो हमने देखा था हेड ऑफ द स्टेट था, नॉमिनल हेड था। और रियल हेड कौन था? रियल हेड थे प्राइम मिनिस्टर। बट यहाँ पर क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट ही जो होगा वो रियल हेड होगा, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होगा, है ना। प्रेसिडेंट डायरेक्टली एक्सरसाइजेज, ठीक है, एक्सरसाइज क्या करता है? एग्जीक्यूटिव पावर को, ठीक है। एंड डज नॉट फंक्शन मेयरली एज ए नॉमिनल अथॉरिटी। तो नाम के लिए नहीं होता है, एक्चुअल में पावर किसके पास चली जाती है? अब प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वहाँ पर जो प्रेसिडेंट था वो नॉमिनल हेड था, यहाँ पर रियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे हमने ऊपर देखा सेपरेशन ऑफ पावर, इन विच एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो होती है वर्क क्या करती है? इंडिपेंडेंटली करती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड कैन नॉट बी डिजॉल्व, और डिजॉल्व भी नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने वहाँ पे देखा था कि अब अगर कॉन्फिडेंस वहाँ पे जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा लोकसभा में एग्जीक्यूटिव्स का, तो वो क्या होगा? वर्क नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वाइल द जुडिशरी रिमेन्स क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी जो रहेगी वहाँ इंडिपेंडेंट रहेगी इन दोनों से, ठीक है। एट द सेम टाइम द सिस्टम फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यहाँ पर क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस है इस सिस्टम में। कैसे? क्योंकि जो तीनों ऑर्गन है ना, ये तीनों जिन ऑर्गन्स की बात की है वो सेपरेट हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर चेक्स लगा के रखते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर जो है उनकी पावर के ऊपर चेक्स लगा के रखते हैं ताकि मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं हो। मतलब कि जुडिशरी अब चेक लगा के रखेगी फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर जो या फिर आपके लेजिस्लेचर के ऊपर, और लेजिस्लेचर जो होंगे कहीं ना कहीं चेक्स लगा के रखेंगे जुडिशरी के ऊपर, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। तो एक दूसरे के ऊपर नज़र रहेगी, कंट्रोल रहेगा, जिससे कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। फिर कहते हैं द प्रेसिडेंट होल्ड सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बट दीज पावर्स आर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो यहाँ पे कि पावर सारी चलेगी प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी वो डिक्टेटर बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा कुछ प्रोविजंस के साथ जो लिमिटेशंस लगाएगा, लिमिट करेगा पावर किसकी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज़ नॉट एसेंशियल। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या होता है?
पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या होता है बेटा, कि जैसे इंडिया में क्या होता है, जो पार्टी जीती होगी, जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, बाकी के मिनिस्टर जो होते हैं वो उसी पार्टी से होते हैं या उसी कोalition से होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हो सकता है कि अलग पार्टी से हो और उसके जो कुछ मिनिस्टर हैं वो एक अलग पार्टी से हों, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सेम पार्टी से ही सब जो है गवर्नमेंट फॉर्म की है, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कंट्रीज़ लाइक यूएसए, ब्राज़ील जो है, यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और श्रीलंका एक यूनिक सी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और सेमी जो है क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और सेमी जो पार्लियामेंट्री, मतलब ना कि प्योरली प्रेसिडेंशियल है ना प्योरली जो उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। अब जब हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, तो बेटा यहाँ पर पहले आती है मोनार्की। मोनार्की की बात करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही इंसान जो होता है वो रूल करता है, पावर एक ही इंसान के पास होती है ना। एंशियंट टाइम से ये एक्चुअल पुराना, बहुत पुराना सिस्टम है। तो एंशियंट टाइम से ये जो प्रिवेल कर रहा है, और मोस्ट कॉमन था एंशियंट टाइम में ये, ठीक है। मोस्ट कॉमन कब था, एंशियंट टाइम में जो गवर्नमेंट्स जो होती थी वो इसी टाइप की होती थी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो मोनार्क होता है वो क्या करता है, अपने आप में बहुत सारी पावर्स को क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है। कौन कौन सी पावर्स, फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करेंगे मिलिट्री, अपने आप को मिलिट्री को पावर दे देता है, मिलिट्री को लीड करने की, लॉ मेकर की, लॉज बनाने की पावर दे देता है। एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर बन जाता है खुद ही, कि लॉज बनाए भी और उसको एग्जीक्यूट भी कैसे करना है। जज भी खुद ही बन जाता है, तो फैसले सुनाता है, दुनिया जो लोग उसके जो सिटीजन्स होते हैं, जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको फैसले सुनाता है, ठीक है। तो ये सारी पावर खुद ही ले लेते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा है बेटा एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो किंग होता है ना, वो क्या करता है, किंग जो होता है वही अपने आप को गवर्नमेंट बना, मतलब समझ लेता है। वो बोलता है कि मेरा जो फैसला है वही फैसला जो होगा फाइनल होगा। वो क्या करता है कि सारी जो अथॉरिटी होती है वो अपने आप को ले लेता है, उसकी मतलब पावर अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो जो मैक्सिमम जो हम ये जो देखते हैं ना एब्सोल्यूट मोनार्क कौन होते हैं, वो एक्चुअली हेरिडिटरी होते हैं। मतलब कि उसके फादर थे, फादर से वो बना, उससे उसका बेटा बनेगा, तो नेपोटिज्म टाइप है ना, वो सिस्टम यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करते हैं, ज़ार्स की बात करते हैं। ज़ार्स जो थे वो एब्सोल्यूट रूलर थे रशिया के, ठीक है। वो यही मोनार्क जो थे, एब्सोल्यूट मोनार्क थे, वो कहाँ पे, रशिया में। अब कहते हैं, ये एग्जांपल दिए इनको इन्होंने आपको, सम मोनार्क्स क्लेम्स दे गॉट देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। क्या, अब देखो उस टाइम क्या होता था, मोनार्कों को जब सवाल लोग करने स्टार्ट हुए ना, तो उन्होंने अपने डिफेंस में क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो हमारे को ना, एक्चुअल में हम लोगों को भगवान ने जो है वो भेजा है तुम लोगों पे रूल करने के लिए। उनको, हम लोगों को भगवान ने इस काबिल समझा कि वो हम आप पे रूल करें और आप लोगों को जो है सही रास्ता दिखाएं, आप लोगों को जो है वो आपका मतलब ओवरऑल देखें, आपकी फीडिंग जो है, हम स्पून फीडिंग करवाएंगे हम आपको, हम जो आप लोगों को जो रूल करके आपके जो है मुश्किलों को सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब हम लोग जो, हमारे को भगवान ने भेजा इस काम करने के लिए, ठीक है। और इसको एक थ्योरी बनाएगी, इस थ्योरी को बोला जाता है, बड़ी फेमस थ्योरी थी, इसको बोला जाता है डिवाइन राइट थ्योरी। समझ आ गया। इस थ्योरी के अंडर क्या था कि जो उस टाइम के मोनार्क होते थे, वो लोगों को इस तरह से बोल के बेवकूफ़ बनाते थे कि हम यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली भगवान की मर्ज़ी है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उसने हमारे को भेजा है कि हम आप लोगों पे रूल करें, ठीक है। उसके बाद क्या था, दे क्लेम देवर आंसरेबल टू गॉड। वो सिर्फ जो अगर आंसरेबल हैं, जैसे डेमोक्रेसी में देखा, वो आंसरेबल किसको थे, लोगों को थे ना, कौन, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। बट यहाँ पर कौन थे, ये किसको आंसरेबल है, सिर्फ गॉड को आंसरेबल है। और उनको जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कौन होते हैं बेटा, सिटीजन्स, जो उनके सिटीजन्स थे, ठीक है। उनको उनके कोई लेना देना नहीं है, वो उनके आंसरेबल नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने एग्जांपल दिया सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब में क्या से क्या सिस्टम था। रॉयल फैमिली थी पहले, जो 1992 में आई, फिर वहीं से एब्सोल्यूट मोनार्की चलती रही है और वो अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या बताया इन्होंने, तो पावर ऑफ मोनार्क जो है इज़ रिगार्डेड एज लेजिटिमेट बेस्ड, ठीक है। तो इसको लेजिटिमेट बेस्ड मान लिया, राइट ऑफ बर्थ मान लिया, कि बर्थ से ही उसका राइट हो गया है कि वहाँ पे वो रूल करेगा,
ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करेंगे। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की बात की। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में ये सिस्टम है जहाँ पर क्या है, उनका जो राजा है, उनका जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, किंग है या क्वीन है, जो भी है, हेड ऑफ़ द स्टेट है, बट वो क्या है, एक्सरसाइज रियल अथॉरिटी जो है ना, वो नहीं करते। वो एक्चुअल में जो रियल अथॉरिटी है वो नहीं है। वो वहाँ के किंग हैं, वो वहाँ के क्वीन हैं, हो सकते हैं वो, ठीक है, बट रियल पावर जो कौन करता है वो किसके पास है, वो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। क्योंकि ये लोग भी कौन सी डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इनके किंग है या क्वीन है ना, वो किसके एडवाइस पे काम करते हैं, इन्हीं लोगों की एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है, इनके काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। डिक्टेटरशिप की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ये अकाउंटेबल नहीं होती है लोगों को, ठीक है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ये अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। उनको वो, और कई बार क्या होता है, वो लोगों के टोटली अगेंस्ट उल्टा जाकर काम करते हैं। मतलब उनके फेवर में तो काम करना एक तरफ, उनके अगेंस्ट में काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। पावर की क्या होती है यहाँ पे, कंसंट्रेट होती है एक इंसान के हाथ में, एक ही इंसान या फिर एक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान जो है वही रूल कर रहा है, ग्रुप भी हो सकता है, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बेनिफिट्स होते हैं ना मैक्सिमम, इस टाइप of बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि वो कौन लोग इन्जॉय करते हैं, ज़्यादा बेनिफिट किनको मिलते हैं, या तो जो लोग पावर में हैं उनको मिलेंगे, या फिर जो लोग जो हैं उनको सपोर्ट करे होंगे, या दोनों को, ठीक है। जो लोग पावर में हैं वो तो करते करेंगे ही करेंगे इन्जॉय, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं ना वो लोग भी इन्जॉय करेंगे, और बाकी के जो पुअर लोग होंगे, वीक लोग होंगे, वो क्या करेंगे, सफ़र करेंगे, ठीक है, उनको कोई कुछ बेनिफिट नहीं होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात की है कि इराक़ में क्या हुआ था, सद्दाम हुसैन की स्टोरी सुनाई है, सद्दाम हुसैन कैसे आया, फिर उसने क्या क्या किया, उसने कब कितना टाइम तक जो रूल किया, तो उससे लोगों को क्या दिक्कत होने लगी, फिर उसके बाद कैसे यूएस की एंट्री होती है और उसकी सज़ा मिलती है, उसको फिर 2006 में फांसी हो जाती है, सब इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, यहाँ पे बताया है। फिर उसके बाद करते हैं बात युगांडा में भी कुछ ऐसे इशू रहे थे, जहाँ पे जो इंडियन माइनॉरिटीज़ थी उनको निकाल दिया गया, जब वहाँ पे एक अलग ईडी एमीन करके एक जो है वहाँ पे एक इंसान आया, रूलर बना वहाँ का, तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो लोगों को मारा, ठीक है, काफ़ी युगांडा के लोग भी मरे, फिर बाद में उसको कैसे हटाया गया यहाँ पे ये बताया गया, ये स्टोरी बताई गई है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप की में क्या होता है, पावर जो होती है कंसंट्रेट करती है यहाँ पर भी हैंड ऑफ द मिलिट्री लीडर, ठीक है, मिलिट्री लीडर के हाथ में जो फॉलो ये कंसंट्रेट करती है, और जो पॉलिटिकल अपोजिशंस होती है ना उनको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। जैसे कि अभी आप म्यांमार में देख सकते हो कि हुआ, ठीक है। अब म्यांमार में क्या हुआ, वहाँ पे मिलिट्री ने कूप किया और वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उसको निकाल दिया, और वहाँ पे मिलिट्री का जो हेड था वो क्या करता है, अब वो रूल कर रहा है, ठीक है। दोज इन पावर जो होंगे, पावर में होंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या वेल्थ को क्या करेंगे, इलीगली जो है अर्न करेंगे, वो गलत तरीके से पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको क्या करेंगे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों की जो है उसको वो ख़त्म दबा देंगे, ठीक है। और क्या होगा, और यहाँ पे होगा अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी उनकी, लोग उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, डर रहेगा लोगों में, अपोजिशन में भी डर रहेगा, लोगों में भी डर रहेगा, और उनको, और लोगों में और अपोजिशन में जो डर रहेगा, बट इनको कोई डर नहीं होगा क्योंकि इनको पता है इनको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये डिक्टेटर बन गए ना, तो इनको हराया, इनको डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये इश्यूज रहेंगे। थियोक्रेसी में क्या होगा, थियोक्रेसी में ये होगा कि रिलीजियस बेसिस में जो होगी, कब जब कोई वहाँ कहीं की गवर्नमेंट जो रिलीजन के बेसिस पे काम करना स्टार्ट करेगी, जैसे इराक़ में, ठीक है, ईरान में, सॉरी, ईरान में हुआ था। ईरान में तो जो ऐसा नहीं है कि खाली रिलीजियस बेसिस में काम कर रहे हैं, जो ये भी हैं वहाँ पे अपना प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, बट वो अलॉन्ग विद जो रिलीजियस बेसिस पर ही वहाँ पे काम किया जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पर लोगों की जो वैसे राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो थियोक्रेसी वाला सिस्टम ये हो गया। उसके बाद डेमोक्रेसी आर प्रोवाइडेड इट सेल्फ सुपीरियर। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में तभी क्या होता है, अपने आप को प्रूव कर दिया है क्या, कि ये सुपीरियर है, जो बाकी की चीज़ें जो हमने डिस्कस की इन सबसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है डेमोक्रेसी इज़ सुपीरियर, ठीक है। क्यों, इट आल्सो हैज़ अ बिल्ट इन मैकेनिज्म, ठीक है, टू सी दैट रूलर डू नॉट गो, क्या है, एस्ट्रे, कि एक
लिमिट से गलत रास्ते पे ना जाए, है ना। चेक रखती है अपने रूलर पे। जैसे हमने देखा कि बाकी जगह पे रूलर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूलर्स पे चेक रहता है। तो कुछ ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि कर लेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर क्या होगा, पीरियोडिक इलेक्शंस जो होते हैं ये एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि इसी की वजह से जो होंगे रूलर्स जो होते हैं उनको डर रहता है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो हार जाएं, है ना। और मतलब कोई गलत काम करेंगे, बैड रिकॉर्ड में आएंगे तो हार जाए। फिर आगे हम बात करते हैं कि अब कहता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मैकेनिज्म सच एज इलेक्शंस एंड रिजर्वेशंस। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। हमने देखा पहले कि बाकी जो गवर्नमेंट्स थी वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो सपोर्ट कर रहे थे बस उनको फ़ायदा हो रहा था, बाकी जो सिटीजन्स थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, चाहे वो सिटीजन अमीर थे गरीब थे, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनको बेनिफिट नहीं होगा। अब डेमोक्रेसी में क्या है, ये यहाँ पे तो सिटीजन्स को तो छोड़ो, उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, उनके अलावा जो माइनॉरिटी जो सेक्शन होगी ना, जिनको कोई पूछता नहीं है, माइनॉरिटी सेक्शंस होगी, उनको भी बेनिफिट है। उनको कैसे बेनिफिट है, इलेक्शंस के थ्रू वो भी वोट डाल सकते हैं, उनके लिए रिजर्वेशंस है, तो उनको भी बेनिफिट है। कैसे, इंडिया के केस में जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे देख चलते हैं। तो अब डेमोक्रेसी कहते हैं स्प्रेड क्यों हुई। अब डेमोक्रेसी स्प्रेड क्यों हुई इसको हम देखेंगे कि इसका सवाल का आंसर हमारे को क्या मिलता है। कहते हैं कि डेमोक्रेसी ने क्या किया, प्रॉमिस किया इक्वालिटी टू ऑल। सबको डेमोक्रेसी से जब आइडिया डेमोक्रेसी का आने लगा ना, तो जब मॉडर्न एरा में इसका आइडिया आने लगा, तब इससे लोगों को लगने लगा कि जो अनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है उसका सोल्यूशन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आएगी तो अनइक्वालिटी ख़त्म होगी, इक्वालिटी अब हेल्ड होगी, ठीक है। तो एवरी सिटीज़न क्या होगा, हैज़ अ राइट टू वोट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, हर सिटीज़न के पास ये हक है कि वोट कर सकता है, हर सिटीज़न के पास ये हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, और हर सिटीज़न के पास ये हक है कि वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ के जीत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी सिस्टम है, कोई पर्टिकुलर एक फैमिली से आ रहा है तो वो जीत रहा है और वो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो इलेक्शन डाल भी सकता है, इलेक्शन लड़ भी सकता है और इलेक्शन जीत भी सकता है, ठीक है। और अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, दोज इन पावर, यहाँ पर एक बड़ा इशू रहता है कि जो लोग पावर में होते हैं ना, वो अपनी पावर को खोना नहीं चाहते हैं, है ना। वो तो एक बड़ी नेचुरल सी बात है, जिसके पास पावर होगी वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पावर जाए। तो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही होता है, यही एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे इश्यूज रहते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट रहते हैं, वहाँ पे राइट्स होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, क्योंकि लोग उनको हटाना चाहते हैं और वो हटना नहीं चाहते, उनके जो लीडर्स होते हैं, है ना। उस क्या करते हैं, वो रजिस्ट करते हैं सॉरी। तो अब यहाँ पे बोला है टू हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। सॉरी बेटा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हमने पास्ट में भी देखा, प्रेजेंट में भी देखा है कि जो भी कंट्रीज ये चाहती थी कि उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम मिले, उनको वो वैसे नहीं मिल गया थाली में सजा के, उनको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। इन्होंने एग्जांपल दिए यहाँ पे पोलैंड की। पोलैंड के लोगों ने जैसे स्ट्रगल किया, वहाँ पे सॉलिडेरिटी एक मूवमेंट चलाई गई 1980s में, उसके बाद उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम मिला। वैसे ही आगे इन्होंने बात की है, वेरियस सोशल ग्रुप्स क्या करते हैं, इंक्लूडिंग वर्कर्स वगैरह, द स्टूडेंट्स थे, सिविल सोसाइटीज़ थी, इन्होंने इसमें क्या रोल प्ले किया, ठीक है, इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो पोलैंड की बात की है इन्होंने। तो इनको इस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम मिला, स्ट्रगल करके, ऐसे थाली में सजा के नहीं मिला, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक चीज़ और बताई कि डेमोक्रेसी जो स्प्रेड हुई है उसके पीछे एक दो तीन रीजंस हैं, तीन मेजर रीजंस हैं जो एक्चुअल में एक उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो डेमोक्रेसी जो दुनिया में स्प्रेड हुई। कौन कौन से, एक जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, लोगों को ये लगा कि जो कम्युनिज्म, उससे पहले कम्युनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था ना रशिया वगैरह ये सब में, तो लोगों को ये लगा कि जो कम्युनिज्म है उससे बेटर ऑप्शन क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। जो कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, इन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोगों का वेलफेयर के बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे आई, डीकोलोनाइजेशन, मतलब जब ये जो कॉलोनियल पावर्स थी जैसे ब्रिटेन वगैरह ये सब, फ्रांस वगैरह, इन्होंने जैसे जैसे अपनी कॉलोनीज़ को ख़त्म करना स्टार्ट किया, कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलनी स्टार्ट हुई, तो इन्होंने अपना नया सिस्टम जो अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी को किया। तीसरा क्या था,
तीसरा था कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई, और यहाँ पे क्यों कि इसका कैसे रीज़न था, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे जो रशिया आज के टाइम पे ना, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। तो जब ये लीडर थे इस चीज़ के कम्युनिज्म के, तो जब ये ख़त्म हुए तो इसके बाद क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी थी इसको इसको जो इसका कंपिटिटर्स थे वो ख़त्म हो गए, तो लोगों ने सीधा सीधा डेमोक्रेसी को अपनाना स्टार्ट किया। ठीक है, दुनिया से पहले दो हिस्सों में डिवाइडेड थे, आधे अमेरिका के साथ है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, और आधे रशिया के साथ है जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। जब रशिया ही ख़त्म हो गया, जब सोवियत यूनियन ही ख़त्म हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके ग्रुप के लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रुप में आ गए, अमेरिका वाले डेमोक्रेटिक वाले। ठीक है, तो यही बताया कि ये जो रीजंस थे, जो ये हिस्टोरिकल रीजंस थे, एक बहुत बड़ा रीज़न रहा जो जिसने डेमोक्रेसी को दुनिया भर में फैलाने में मदद की। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी रीज़न थे, इंटरनल फोर्सेस भी थी कुछ जिन्होंने किया, पर मेन रीजंस ये रहे। यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गया? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हैं, है ना। डेमोक्रेसी कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है आज के टाइम पर। तो हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो नो डाउट कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। वो क्या है, एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं। एक सेकेंड, जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें हम देखेंगे कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। बट फिर भी क्या है, ये बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी आज के टाइम में जो है फेस कर रही है। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि वाइड गैप, किसके बीच में बात करें इस गैप के लिए, वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि जो गरीब हैं और जो अमीर हैं उनमें इतना डिफरेंस है कि उसको फिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है ना। बहुत बड़ा गैप होना अमीरों में और गरीबों में। एक तो वो ऐसा हो सकता है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, बट थोड़ा सा फ़र्क हो, है ना, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क हो सकता है एक के पास अल्टो 800 हो और दूसरे के बाद मारुति स्विफ्ट हो। तो अब यहाँ पर गैप थोड़ा सा है, पर वहीं पर कुछ ऐसा हो सकता है कि एक के पास रिक्शा भी नहीं हो और दूसरे के बाद BMWs हों, फरारीज हों। तो ये इतना डिफरेंस जो है, ये जो इस टाइप का डिफरेंस को कहते हैं कि वाइड गैप डिफरेंस है। तो जब ये वाइड गैप है जो अमीरों में और गरीबों में, ये क्या करता है कि जो अमीर होते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स को, है ना। उनका इन्फ्लुएंस होता है, वो पावरफुल हो जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो पावरफुल होते हैं और वो क्या करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स को। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये क्या, फिर ये इससे दिक्कत क्या होती है, इससे दिक्कत ये होती है कि जब वो डोमिनेंट हो जाते हैं, वो अपना बेनिफिट देखेंगे, और जब अपना बेनिफिट देखेंगे तो किसके कॉस्ट पे देखेंगे, गरीब लोगों की। अनप्रिविलेज्ड लोग जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई, जिनकी आवाज़ नहीं है ना, उनके जो राइट्स हैं, मतलब उनको ओवरऑल नुकसान होगा। और बेनिफिट किसको होगा, अमीरों को। कैसे होगा, एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने छोटी सी एक, कोई गरीब है, उसने छोटे सी अपना एक रेहड़ी लगाई है किसी चीज़ की, है ना। उसने छोटी सी एक रेहड़ी लगाई है किसी हाईवे पर, उसने यहाँ पर रेहड़ी लगा दी है। अब यहाँ पर जो प्रिविलेज लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, उनके पीछे एक शोरूम है, तो वो क्या करेंगे, वो इस रेहड़ी वाले को उठवा देंगे यहाँ से, फॉर एग्जांपल, है ना। यहाँ से उठवा देंगे। बेनिफिट किसका है, इनका है, और इस नुकसान किसका हुआ, इसका। तो ये अपने पावर को यूज़ करेंगे अनप्रिविलेज्ड लोगों को नुकसान दिलाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा हो गया, अब द इंक्रीजिंग गैप जो है, इस जो इंक्रीजिंग गैप है, इससे क्या होगा, द ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, है ना। इसी इंक्रीजिंग गैप से क्या होता है, जो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि और हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स पर जो इसका इम्पैक्ट होगा वो गलत हो रहा है ना। उस पर उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ये जो गैप जो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा गैप, यही जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना, गरीबों में और अमीरों में। ये गैप जो एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। इससे जो पॉलिटिक्स पर जो इम्पैक्ट हो रहा है, इसका गलत हो रहा है। अब पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जो लोकसभा में बैठ रहे हैं, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं किसको, इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक ग्रुप्स को, मतलब जो अमीर लोग हैं
उनको प्रायोरिटीज़ देते हैं। यही जो चीज़ हमने ऊपर डिस्कस की थी यहीं पे बता रहे हैं। और किसके मतलब नुकसान देकर, किसको नुकसान देके वो देते हैं, गरीब सेक्शन को नुकसान, और बेनिफिट किसको हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है इन्फ्लुएंशियल जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, है ना, उनको हो रहा है कॉस्ट, और एट द कॉस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करें द पुअर आर नॉट गिवन इनफ अटेंशन, इनको अटेंशन ही नहीं दी जाती है। अटेंशन सारी किसको चली जाती है, अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं इन्फ्लुएंशियल लोग, और उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, वो तो मतलब कोई सुनता ही नहीं, उनकी शिकायतों का मतलब ही नहीं बनता है, उनको कोई एड्रेस ही नहीं करता है ना। यहाँ पे इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनमें हमने ये देखा, अगर मैं शॉर्टकट में समझाऊँ, कि जो रिच पीपल हैं वही जो हैं इन्फ्लुएंशियल हैं, इस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और इन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है, किससे, पॉलिटिशियन से इनको प्रायोरिटी मिलती है, एट द कॉस्ट ऑफ किसकी, एट द कॉस्ट ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, अनप्रिविलेज्ड पीपल। समझ गए मेरी बात बच्चों। अब देखते हैं आगे हम क्या होता है। अब आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इलेक्शंस। अब इसका जो इलेक्शंस पे भी जो इम्पैक्ट है वो गलत पड़ रहा है। कैसे, देखते हैं। पीपल हैव विद मनी हैव मोर चांसेस ऑफ विनिंग इलेक्शंस। कैसे, अब फॉर एग्जांपल दो कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बहुत अमीर है और एक गरीब है। अब जो अमीर है वो पैसों का यूज़ करेगा, और पैसों का यूज़ करके क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर देगा लोगों को, और उससे उसके चांसेस जो जीतने के होंगे वो बढ़ जाएंगे, है ना। मतलब कि वो अपनी क्वालिटीज़ की वजह से नहीं जीतने के चांसेस उसके बन रहे हैं, वो पैसों की वजह से जो है वो अपने चांसेस बना रहा है जीतने के। तो ये सही तरीका नहीं है ना। मोर एंड मोर मनी इज़ बीइंग स्पेंट, वही जो हमने बताया, पैसे बहुत इलेक्शंस पे स्पेंड करेंगे, कैंपेन्स में होगा स्पेंड, और पब्लिसिटी पे, इन सब चीज़ों पे बहुत पैसे वो स्पेंड करेगा। और फिर क्या होगा, ह्यूज कंट्रीब्यूशन आर मेड टू द इलेक्शन कैंपेन्स। ठीक है, कैंपेन जो हो गए इलेक्शंस की, उन पे पैसे वो स्पेंड करेगा। पीपल हु मेक द कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट फेवर फ्रॉम पार्टीज लीडर्स दे हेल्प, द ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन नॉट डू दिस। मतलब ये हुआ, अब देखो बेटा, होता ये है जब इलेक्शंस होते हैं तो ये जो लोग पार्टीज़ जो होती हैं कैंपेन करती हैं या फिर जो भी करती हैं, ये सब में मतलब पैसा तो खर्च होता होगा, ये तो है ना, पैसे के बिना तो कोई काम होगा नहीं। अब ये पैसा आता कहाँ से है, ये पैसा आता है जो रिच पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं से इनको डोनेट करते हैं, है ना। अब वो अगर डोनेट कर रहे हैं तो वो मुफ्त में, इनके मासी के बेटे तो है नहीं कि वो डोनेट कर रहे हैं। वो उनका डोनेट करने का रीज़न ये होता है कि वो इन फ्यूचर जो है जब ये पार्टीज़ जीत जाएंगी तो इनसे बेनिफिट लेंगे, है ना। तो वो उस टाइम क्या करेंगे, इनसे बेनिफिट लेंगे। इससे क्या होगा कि वो जब बेनिफिट लेंगे वो अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से इनसे चीज़ें करवाएंगे। और वो किसकी कास्ट पे होगा, अगेन वो पुअर्स की कास्ट पे होगा, क्योंकि गरीब इंसान तो कर नहीं सकता ना ऐसे, वो पैसे तो कहाँ से देगा। तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान किसको होगा, उसी को होगा, गरीब इंसान को, ऑर्डिनरी सिटीज़न को होगा, और फ़ायदा उनको होगा। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जो पैसा है, किस तरह से पैसा है जो डेमोक्रेसी में अपना जो है रोल प्ले कर रहा है, डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। आगे बताता है कि जो वोटर्स हैं वो इलेक्शंस में उनके लिए काफ़ी सारी जो है दिक्कतें हैं। कैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो बताया कि हाउ कैन पीपल इलेक्टेड बाय करप्ट मीन्स, वो यहाँ पे मतलब पूरा पढ़ लेते हैं पहले। बाय करप्ट मीन्स बी, एक सेकेंड, हाँ, बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, है ना। मतलब एक इंसान जो करप्ट मीन्स से, जो जैसे हमने ऊपर देखा कि वो पैसों के से अगर उसके जीतने के चांसेस बन गए हैं और पैसों से जीता है, तो वो किस हिसाब से, जो इंसान एक पैसों से जीता, करप्ट मीन्स से जीता है, वो कैसे किसी को लोगों को रिप्रेजेंट कैसे कर पाएगा सही ढंग से, है ना। तो ये सवाल उठता है ना, ये क्वेश्चन उठता है कि जो इंसान जीता ही करप्शन के थ्रू है या फिर करप्ट मीन्स यूज़ करके, करप्ट तरीक़ों से जो है वो जीता है इलेक्शन को, वो लोगों को रिप्रेजेंट ईमानदारी से कैसे करेगा, ऑनेस्टली कैसे करेगा। बहुत मुश्किल है, ना के बराबर, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, डेमोक्रेसी हैव बीन हार्म्ड बाय प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन।
ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, करप्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, इनएफिशिएंसी प्रॉब्लम है, नेग्लिजेंस प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। करप्शन तो आप समझ गए क्या होगा, इनएफिशिएंसी मतलब एक इंसान काबिल ही नहीं है कुछ काम करने के, ठीक है, उसको आता ही नहीं है, तो एफिशिएंट ही नहीं है वो काम करने के, या फिर अगर वो उसको आता भी है वो लटर मसल करना नहीं चाहता है ना, वो क्या, वो उसका मतलब क्या है, निग्लिजेंस, मतलब वो नज़रअंदाज कर देगा, अपनी मस्ती में रहेगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम दिख भी रही है वो नज़रअंदाज कर देगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। दीज फैक्टर लीड पीपल टू लूज़ इंटरेस्ट। इन सब चीज़ों से क्या होता है, लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना डेमोक्रेसी की तरफ, वो ख़त्म हो जाता है। लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो भी बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरह ही है, उनकी आवाज़ सुनने वाला डेमोक्रेसी में भी कोई नहीं है ना, उनको कोई बेनिफिट जो है नहीं मिल रहा है, जो क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों के लिए वेलफेयरिक तरीके लाना, लोगों के लिए वेलफेयरिक जो प्रोग्राम्स लाना। बट यहाँ पर ये देखते हैं कि लोगों के तो जो आम लोग हैं उनके लिए तो वेलफेयर हो ही नहीं रहा है, उनका वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा है। वेलफेयर किसका हो रहा है इंस्टेड, वो हो रहा है प्रिविलेज लोगों का, रिच पीपल का, है ना, उनका बेनिफिट हो रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर देते हैं, ठीक है। वो इलेक्शंस में आपने कई बार देखा होगा, हम बोलते हैं कि वोटिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, लोग ज़्यादा वोट नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं, यही रीज़न है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा, लोगों को भरोसा ही नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनका भरोसा टूट गया है। तो अब मैनी पीपल हैव लॉस्ट फेथ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से फेथ उनका ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनका फेथ मतलब ख़त्म हो गया, वो ट्रस्ट नहीं रहा उनको। बट अभी भी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है अभी भी जो बेस्ट सूटेबल है हमारी कंट्री के लिए। मतलब अभी भी इन लोगों को लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, 1/3 लोगों को लगता है, मेजॉरिटी पीपल को लगता है कि जो भी करे कह लो भाई साहब, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे देश के लिए बेस्ट ही है, ठीक है। दे फील दैट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, मान लिया, एंड आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो उनको मतलब लगता है कि ठीक है अभी काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं पर फिर भी हमारे इसके लिए अच्छा है वो। अब आगे देखते हैं, द नीड ऑफ, अब आज की ज़रूरत क्या है, अब आज हमारे को ज़रूरत किस चीज़ की है, वो ये है कि हम क्या करें, एक हेल्दी जो है डेमोक्रेसी बेस्ड जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश करें। एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करें जहाँ पर लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हों, उनको मानते हों। ये नहीं कि खाली हम बात करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे इन लोगों की, पॉलिटिशियंस की या फिर ब्यूरोक्रेसी की। एक आम सिटीज़न जो है वो भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, करप्शन खाली पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं या फिर ऑफिशियल्स नहीं कर रहे हैं, आम सिटीजन्स भी अपने लेवल पर जहां उनको मौका मिलता है ना, तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग, पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, वो करप्शन करने से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो बिजली चोरी बोल दीजिए, चाहे वो पानी को वेस्ट करना बोल दीजिए, चाहे वो और भी कोई चीज़ बोल दीजिए, ऑफिस में जाने से अपना बचते हैं, अपना काम करने से बचते हैं, अपने छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं, मतलब अपनी अपनी जगह हर कोई करप्शन कर रहा है। तो हमारी सोसाइटी में ना ये एक कैंसर की तरह घुस गया हुआ है करप्शन। अब ऐसा लगता है लोगों को कि करप्शन जो है उनको करना ही चाहिए अगर वो उनको आराम से रहना है। तो हमारे को ये चीज़ को चेंज करना पड़ेगा और ऐसी सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पर लोग जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हों, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है वो फॉलो करते हों। हमारी ग्रास रूट्स पे ये आना पड़ेगा। और ये हमारे को स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने वही पे आपको बोला, अपनी फैमिली से स्टार्ट करना है, अपने दोस्तों से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक ऑल आउट एफर्ट हमारे को चलाना है, ठीक है। एक ऑल आउट एफर्ट मतलब एक ऐसा एफर्ट चलाना है जहाँ पे हम ग्रास रूट से जो है और ऑल आउट कर दें करप्शन को, ठीक है, टोटली जो है करप्शन को ख़त्म कर दें, उसके जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहीं से, ठीक है। पब्लिक डीलिंग्स जो है जैसे जहाँ पे पब्लिक डीलिंग्स होती है वहाँ पे करप्शंस बहुत होती हैं। पब्लिक डीलिंग मतलब आप छोटे छोटे ऑफिस में जाते हो छोटा काम करवाने के लिए, वहाँ पे करप्शंस हैं। तो मतलब उसके रूट से जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब आगे देखते हैं, कहते हैं कि ये जो लास्ट ऑफ ऑल द वोटर्स मस्ट रियलाइज, लास्ट में हमारे को ये समझना पड़ेगा कि वोटर्स को ये समझना पड़ेगा, वोटर्स मतलब जो लोग वोट डाल रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। मतलब कि अब आपका चाहे भरोसा उठ गया हो डेमोक्रेसी से, आपका चाहे इलेक्शन सिस्टम से भरोसा उठ गया हो, पर फिर भी आपको अपना वोट डालना है, क्योंकि आपका वोट एक वोट भी जो है बहुत चेंजेस ला सकता है ना। आपका वोट जो है चेंजेस ला सकता है, तो आपको अपना वोट की जो है वो डालना है, उसको एक्सरसाइज करनी है, जो राइट है आपको। इट इज़ इन देयर हैंड्स टू elect representative who can govern with dignity, integrity, commitment and ability।
मतलब ये उनके हाथ में ही है कि वो ऐसे कैंडिडेट को जो है वो इलेक्ट करें जो एक्चुअल में क्या हो, जो इंटीग्रिटी से काम करता हो, है ना, इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से काम करता हो, कमिटमेंट से काम करता हो, एबिलिटी से काम करता हो। कमिटमेंट मतलब पूरी जो शिद्दत से काम करता हो, एबिलिटी उसकी काबिलियत हो उसके पास, ठीक है, ऐसे काम करता हो। ऐसे कैंडिडेट को जो बहुत काबिल कैंडिडेट हो, ओवरऑल हम अगर बोलें बहुत काबिल कैंडिडेट हो, ईमानदार कैंडिडेट हो, उसको चूज़ करने की एक्चुअली में हाथ में किसके ये जो चीज़ है। ये ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी हमारा जुडिशरी बैठ के किसी को चूज़ कर रही है या फिर जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी चूज़ कर दे रहे हैं। ये तो लोगों के हाथ में है ना, तो लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कैसे करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये कुछ चैलेंजेस थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, आगे देखते हैं कुछ है तो। हाँ, आगे इन्होंने बोला कि इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट फाइंड इमीडिएट सोल्यूशन, ठीक है, टू ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब कि हमारे को ये मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअल में कुछ जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस तो कर रही है, वो हमारे को समझ आ गया। और उनके हम अगर आज ये बोल दें कि हम 2 दिनों में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे और फिर बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी बना देंगे जो बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री होगी, जहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, करप्शंस नहीं होगा, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ऑलमोस्ट, है ना। एकदम से करना, इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। In countries like India, with a large and diverse population, significant socio-economic challenges, fulfilling public expectations can be complex। मतलब कि एक बड़ी कंट्री है ना, एक बहुत वास्ट कंट्री, और जिसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें क्या हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, सोशो इकोनॉमिक जो मतलब सोशल कल्चर्स बहुत ज़्यादा हों, अलग अलग डाइवर्स लोग हों, डाइवर्स टाइप की सोसाइटीज़ हो, डाइवर्स टाइप के रिलीजन हो, कास्ट हो, ऐसी, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो, ऐसी सोसाइटी में हर किसी की डिमांड्स को पूरा करना, हर किसी की एस्पिरेशंस को पूरा करना एक कम्प्लेक्स काम है, ठीक है ना। मेरी बात समझिए, आप अपनी फैमिली में, आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है और आपकी फैमिली में कुछ 5-6 बच्चे हैं ओवरऑल आपके घर में, तो वहाँ पर हर बच्चे की डिमांड्स को पूरा करना जो होता है ना, पेरेंट्स के लिए या उस घर के बड़ों के लिए मुश्किल काम होता है ना, हर बच्चे की डिमांड को पूरा करना। तो यहाँ पर तो आप बात कर रहे हो कि 150 करोड़ लोगों की जो एस्पिरेशंस, उसको काम पूरा करना कोई आसान काम कैसे होगा, बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इन्होंने बोला है बट डेमोक्रेसी इज स्टिल अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप ये है मुश्किल काम है, बट फिर भी अगर आपको देखना है कि 150 करोड़ 150 जो करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, उसकी जो एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए मुश्किल है, मैंने मान लिया मुश्किल है, हम मानते हैं मुश्किल है, बट फिर भी अगर कोई इसके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा काम कर सकती है, तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, वही एक गवर्नमेंट है जो इसके लिए बेस्ट सूटेबल है। फिर क्या कहता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैंड फॉर। क्यों बेस्ट क्यों है डेमोक्रेटिक? क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ऐसी हैं, इसके प्रिंसिपल्स ऐसे इतने सुंदर हैं कि आप माइनॉरिटीज़ की केयर करो, आप जो पूरे जो इक्वालिटी से बात करो, अमीर गरीब नहीं देखना है आपने, आप फ्रेटर्निटी की बात करो, आप जो है इक्वालिटी की बात करो, तो ये सब चीज़ों के पे इन बात करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ कौन कौन सी, फ्रीडम की बात करो, इक्वालिटी की बात करो, जस्टिस की बात करो, तो इन सब जब बातें होती हैं तो ये आपकी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या होता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या करें, अपने लाइफ में, अपने करियर में एक्सेल करें, बढ़ें। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इट इज़ अप टू अस to consolidate democracy so that these values are realized in society। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इनको कंसोलिडेट करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को, और जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सो डैट जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हमारी सोसाइटी में जो क्या करें, वो हमारी सोसाइटी में रिलीज़ हों, है ना, हमारी सोसाइटी में जो आना स्टार्ट कर दें, हम अपनी सोसाइटी में जो इन वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है डालना स्टार्ट कर दें, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। हमने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, यहाँ चैलेंजेस क्या क्या हैं डेमोक्रेसी में, बट वो चैलेंजेस होने के बाद भी जो है डेमोक्रेसी ही इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ इतनी अच्छी हैं, जैसे कि कौन कौन सी वैल्यूज़, फ्रीडम की बात करो, इक्वालिटी की बात करो, जस्टिस की बात करो, जो और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको शायद नहीं मिलेंगी, है ना। और इन वैल्यूज़ की वजह से जो आम लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या होगा, हो सकता है हर किसी की एस्पिरेशन गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही है, बट फिर भी
भी एक काफ़ी हद तक उनके जो सपने हैं, उनके जो रहने का तरीका है, उसको उनको फ्रीडम मिलेगी, वो अपने हिसाब से जी सकते हैं ऐसे सिस्टम में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि जिस डिटेल मैनर में मैंने समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है बेटा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, माँ बाप की केयर करते रहो और अपना शाइन लाइक अ स्टार, और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब लास्ट में बस यही बोलूँगा कि बेटा आप लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपने माँ बाप की केयर करते रहो और तारे की तरह चमको, ठीक है, अपने करियर में, अपने फ्यूचर में, ठीक है। मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद भी आपके साथ है। ओके, टेक केयर, बाय बाय बेटा। और अब लास्ट में बेटा यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, माँ बाप की केयर करते रहो और शाइन लाइक अ स्टार। टेक केयर बेटा, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में।